तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया था एबीसीडी इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएस की वैल्यू ये आ गई थी। समीकरण नंबर इसको डाल देना 4, इसको समीकरण नंबर 4 डाल देना। इसके बाद हमें इसकी वैल्यू चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ ई एफ जी एच, मतलब इस पृष्ठ पर हमें ए की वैल्यू चाहिए और डी एस तो हम सीधा सीधा निकाल देंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस वाले पृष्ठ के लिए लंबाई डी जेड और चौड़ाई इसकी डी बाई वही आएगी डी जेड इंटू डी बाई। तो ई एफ जी तो सीधा लिख दें हम इंटीग्रेशन ऑफ ई एफ जी एच ए वेक्टर डॉट डी एस कितना आ जाएगा ये बताओ। इसके सेंटर से चलेंगे, जहां पर हम डिस्टेंस देख रहे हैं वो कहां से देखेंगे, सेंटर से। इसके सेंटर पर सदिश राशि का मान कितना है ई एक्स, वो कौन सी दिशा में आई कैप, लेकिन हमें इधर चलना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए एक्स में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन कितना होगा, ए एक्स में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, और कौन सी दूरी चल रहे हैं माइनस डी एक्स अपॉन टू। तो माइनस डी एक्स अपॉन टू, इस माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि माइनस होगा, यहाँ से किधर चल रहे हैं माइनस। तो चिन्हों का बड़ा ध्यान रखना कि डायरेक्शन में कौन सी में चल रहे हैं, उस हिसाब से ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हमें लेना है। तो ई एफ जी एच इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। और इसमें क्षेत्रफल का गुणा करना है, तो क्षेत्रफल का गुणा करना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वही डी जेड इंटू डी वाई, इस तरह से हो जाएगा। कितना हो जाएगा डी जेड इंटू डी वाई। ठीक है, इतना होगा। अब इसमें दोनों की डायरेक्शन देखनी है। एक चीज और ध्यान रखना कि ये वाला सदिश कौन सी दिशा में है, ए एक्स तो कौन सी दिशा में है, इस वाले की डायरेक्शन देखा करो, ए एक्स कौन सी दिशा में है, डॉट प्रोडक्ट करना है ना हमें, दोनों के बीच में डॉट, तो दोनों की दिशा देखनी होगी। इस वाले पृष्ठ की दिशा कौन सी दिशा में है, बाहर की ओर, यानी कि इधर होगी ये वाली, और एक्स की दिशा है इधर, दोनों अपोजिट हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप माइनस आई कैप, तो माइनस आ जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है 180 बन रहा है दोनों के बीच में। इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट करें इसको। अगर इन दोनों का ऐड करके हम टोटल निकालें, अतः ये लिख दें एक्स दिशा में कुल फ्लक्स, एक्स दिशा में कुल या नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स वो कितने के बराबर हो जाएगा, फाइव एक्स इक्वल टू एक्स दिशा में नेट फ्लक्स। तो एक्स दिशा में दो ही पृष्ठ आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इन्हीं की दिशा ये किसमें पड़ रही है, एक्स दिशा के एक्स दिशा में पड़ रही है। एक्स दिशा है माइनस एक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, इसकी एक्स में इसकी माइनस एक्स में, उसी की समानांतर होनी चाहिए। वही वाले पृष्ठ लेंगे ABCD ए डॉट डी एस और प्लस ये वाला ई एफ जी एस। तो इन दोनों से मिलकर टोटल एक्स दिशा में फ्लक्स होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, समीकरण 4 व 5 से यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से लिखना, ये तो पहला चल रहा है, इसको दोबारा मत लिख देना, पहला चल रहा है। समीकरण 4 व 5 से इसकी वैल्यू दोनों की पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा। जब इन दोनों को रखेंगे हम इसमें तो ए एक्स कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा डी जेड इंटू डी वाई। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आधा और ये आधा एक हो जाएगा, मतलब टोटल 5x कितना आ जाएगा, सीधा लिख रहा हूँ मैं डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद, और कितना हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स अपॉन टू और डी एक्स अपॉन टू हाफ हाफ या हाफ प्लस हाफ करेंगे 1 हो जाएगा, और सभी राशि कॉमन आ जाएंगी डी जेड इंटू डी वाई। तो हमने इस तरह से लिख दिया 5x दिशा में। इक्वेशन नंबर इसको डाल देना 6 4 5 6। तो x दिशा में नेट फ्लक्स निकाल दिया। इसी प्रकार से आप ये वाला तो किसका काम कर रहा है, टोटल ये वाले दोनों टर्म 5x का, ये दोनों टर्म किसका काम कर रही है 5y का, और ये दोनों काम किसका कर रही है 5z का। इस तरह से कर रही हैं
इसी प्रकार आप सिमिलरली लिख सकते हो, निकालना नहीं है दोबारा। इसी प्रकार से 5i कितना हो जाएगा, इसी प्रकार से 5i जो इस वाले पृष्ठ से और इस वाले पृष्ठ से मिलकर बना हुआ है, यानी कि EFCD A वेक्टर डॉट ds, इससे संबद्ध प्लस का प्लस, और ABHG इससे संबद्ध फ्लक्स जो होगा वो बाई दिशा में नेट फ्लक्स होगा, और वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x के संगत x आ रहे हैं, बाई के संगत बाई आ जाएगा, तो डेल ए बाई अपॉन डेल बाई dx dy dz, dx dy dz, तथा फाई जेड कितना हो जाएगा, लिखते जाएं पूरा, इन दोनों पृष्ठों से निर्मित ADEG और HBCF इन दोनों से पृष्ठ से निर्मित होगा, वो कितना हो जाएगा, डेल AZ अपॉन डेल Z dx dy dz। इसको डाल देना, इक्वेशन 6 हो गई, ये 7 ये 8। हमें मेन काम क्या करना था, इस इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds की वैल्यू निकालनी थी जो 6 इंटीग्रेशन से मिलकर बनी हुई थी, ये 5x ये 5y और ये 5z। 5x हमने पूरा निकाला था और उसी को देखते हुए हमने सिमिलरली 5y और 5z को भी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक लिखें, तीनों की वैल्यू आ गई है 6 7 8 में, उनको वैल्यूज को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। लिखें, यहाँ तक पूरा कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ेंगे। लिखें इसको पूरा 6 7 8 तक। 5x 5y 5z की वैल्यू आ गई है, जो कि दो इंटीग्रेशन से मिलकर बनी हुई है। x दिशा में नेट फ्लक्स, y दिशा में नेट फ्लक्स, इसको 5y से रिप्रेजेंट कर दिया, और z दिशा में नेट फ्लक्स जो होगा उसको हमने 5z से रिप्रेजेंट कर दिया। तीनों से हम वैल्यू पुट करेंगे समीकरण नंबर 3 में। यहाँ तक लिखने के बाद लिखना, समीकरण 6 7 8 से समीकरण 3 में मान रखने पर, और समीकरण 3 में मान रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds की जो वैल्यू आएगी वो देखिए कैसी आएगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं dx dy dz, dx dy dz और dx dy dz, तीनों से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ये अंदर बचेगा डेल ax अपॉन डेल x, डेल a बाई अपॉन डेल y, नीचे लगाना ax में a बाई में और az गुणा में नहीं है, नीचे सफिक्स में, डेल az अपॉन डेल z, और इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा कौन, dx dy और dz। इस तरह से dx dy dz उसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस तरह से लिखें यहाँ तक, और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर कौन सी, 9। तो इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds आ गया 9 से, समीकरण दूसरी उससे हमारे पास आ गया dv कितना, dx dy
डी जेड, इन दोनों वैल्यूज को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि यही काम करना था। हर चाहिए था और अंश चाहिए था, नॉमिनेटर चाहिए था, डिनोमिनेटर चाहिए था, और दोनों को हमें पुट करना है डाइवर्जेंस ऑफ ए का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला था उसमें। ठीक है, यहां तक काम करें, इसको इजी है बहुत। तरीके से लिखें, क्योंकि ये नोट्स ही काम आएंगे आपके। खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, ग्रेडियंट पे किए थे, इसी तरह से डाइवर्जेंस पे, फिर कर्ल पर, CURL, कर्ल, कर्ल नहीं कर्ल। ओके, तो दोनों की जो वैल्यू है लिख देना। समीकरण 2 व 9 से 2 बन गई और 9 बन गई। समीकरण 2 व 9 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 व 9 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 थी हमारे पास लिमिट dv टेंड्स टू 0 और इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds की वैल्यू अगर हम वहां पर रखेंगे, अपॉन में dv था तो उसकी वैल्यू रखती है हमने dx dy dz, और इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds की वैल्यू रखेंगे डेल ax अपॉन डेल x, डेल a बाई अपॉन डेल y, प्लस डेल az अपॉन डेल z, और यहां पर कितना हो जाएगा dx dy dz। इस तरह से यहां तक कंप्लीट करें इसको। तो देखिए dx dy dz से dx dy dz कैंसिल आउट हो जाएगा, यही तो एक तरह से वॉल्यूम था। तो यहाँ पर dx dy dz से dx dy dz कट जाएगा और dv की टर्म रहेगी नहीं, तो इस लिमिट का भी कोई महत्व नहीं है। आप वहाँ पर 11th में लिमिट लगाकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते थे मैथमेटिक्स में। अगर वो टर्म ही नहीं है उसमें, x टेंड्स टू 0 या y टेंड्स टू 0, वही टर्म नहीं है, तो लिमिट का कोई अर्थ ही नहीं है वहाँ पर लगाने का, मतलब उस टर्म को वहाँ से हटा सकते हैं हम। तो dx dy dz से तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर लिमिट dv की कोई टर्म रही नहीं, तो इसलिए केवल कितना बचेगा, ये बचेगा। डाइवर्जेंस ऑफ a जो कि किसकी टर्म में आ रहा है, x बाई z की टर्म में आ रहा है, तो ये कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या कहलाता है, कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। इसी को क्या बोल देंगे, सदिश क्षेत्र में, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कार्तीय निर्देश तंत्र में। ओके, यहां तक कंप्लीट करें इसको, थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे इसको, थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम ग्रेडियंट फाई को वहां पर किस तरह से लिख रहे थे, ग्रेडियंट फाई को हम लिख रहे थे डेल फाई के रूप में, अवकल संकारक डेल से रिलेटेड कर रहे थे, तो उससे ही हमें इसको रिलेटेड करना है। जहां पर डेल वेक्टर की जो वैल्यू हुआ करती थी क्या होती थी, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो देखिए इससे आगे, क्या डाइवर्जेंस ऑफ ए को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से लिख दिया। यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट करें और इसको लिख दें हम इस तरह से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरह से लिख दें हम। देखें यहां तक, क्यों,
क्योंकि वो ही सेम मिलकर बनकर आ जाएगा हमारे पास। आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे तो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, जे का जे के साथ करेंगे तो डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, प्लस के कैप का के कैप के साथ करेंगे तो डेल ए वाई अपॉन डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो ये क्वांटिटी आ जाएगी, इसको इस तरह से लिख दिया। और ये कितने के बराबर था, ये वाली राशि डेल वेक्टर के बराबर था डॉट, और इसको हम कितना लिख सकते हैं, ए वेक्टर। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, तो इसको कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे। तो 9 तक हो गई थी, इसको डाल देना 10 और इसको डाल देना 11। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसके आगे एक लाइन लिखना कि समीकरण 10 अथवा 11, या तो 10 या फिर 11 या फिर दोनों ही हो सकती हैं। समीकरण 10 अथवा 11 कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को व्यक्त करती है। समीकरण 10 अथवा 11 सदिश क्षेत्र में कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को व्यक्त करती है। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को व्यक्त करती है। अब डाइवर्जेंस का मतलब हम कह रहे थे कि बॉक्स था क्लोज, उससे निकलने वाला फ्लक्स, उससे निकलने वाला नेट फ्लक्स, उसको ही तो हम बोल रहे थे। डाइवर्जेंस को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका भौतिक अर्थ क्या है डाइवर्जेंस का, उसको देखेंगे। तो देखिए हेडिंग डालना पहले, डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ। हेडिंग डाल देना डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ। डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ। डाइवर्जेंस के भौतिक अर्थ से मतलब क्या था, वो निकलने वाले फ्लक्स को बता रहा था। डाइवर्जेंस का ए का जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस अपॉन डी बी, एक तरह से डी बी टेंड्स टू 0 था, तो वो पूरा का पूरा रिलेटेड हो रहा था किससे, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस यानी फ्लक्स से। तो देखिए यदि कोई भी प्लस क्यू चार्ज है, भौतिक अर्थ से मतलब उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, मतलब क्या है, डाइवर्जेंस हम किसी राशि का निकाल रहे हैं, वो अगर पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या कहेंगे हम। जैसे कि कोई प्लस क्यू चार्ज है, वो एक बंद पृष्ठ में रखा हुआ है अंदर, तो इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, प्लस के पृष्ठ से कैसा होगा, बाहर की ओर निकलता हुआ होगा। तो नेट फ्लक्स कैसा होगा, इससे निकलने वाला होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। कुल इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होगा, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए, मतलब उस चीज का फैला फ्लक्स का कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और यदि इस बंद पृष्ठ में अंदर कौन सा आवेश रखा हुआ है, नेगेटिव आवेश रखा हुआ है, इस तरह से माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो फ्लक्स है वो कहां से आएगा, विद्युत बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर एंटर करेंगी, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से बाहर की ओर और माइनस क्यू में एंटर करती है अंदर की ओर। तो इस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स, इससे निकलने वाला तो कुछ है ही नहीं, अंदर एंटर कर रहा है, मतलब उल्टा हो गया, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए का मान कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। और यदि हम एक बंद पृष्ठ के अंदर एक बंद पृष्ठ लिया और उसके अंदर हमने एक चुंबक रख दी, मैग्नेट रख दी, एन और एस उसके क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल।
तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी यहाँ तो कौन सी होंगी, ये रेखाएं विद्युत बल रेखाएं होंगी, जबकि यहाँ पर कौन सी रेखाएं होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय बल रेखाएं कहां से कहां की ओर जाती हैं बताओ, N to S, कहां से N to S जाती हैं, यहाँ से कि N से तो बाहर निकलेंगे और S में एंटर करेंगे, N to S। तो N और बंद लूप बनाती हैं, आपने पढ़ा होगा मैग्नेट के लिए जो चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती है इस तरह से, ठीक है। इधर से जा रही हैं और एस में क्या कर रही हैं, ये एंटर कर रही हैं, यहाँ से बाहर निकल रही हैं और इसमें अंदर एंटर कर रही हैं। तो इस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जितनी बल रेखाएं इसमें से बाहर निकली हैं, 4 निकली हैं, तो 4 इसमें एंटर कर गई, मतलब नेट फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस का मान 0 होने की वजह से इसका भी मान कितना हो जाएगा, डायवर्जेंस ऑफ ए का मान इस वाले पृष्ठ के लिए 0 हो जाएगा। तो डायवर्जेंस का भौतिक अर्थ, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, डायवर्जेंस का भौतिक अर्थ हेडिंग डालकर इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, देखें, माना एक अल्पांश बंद पृष्ठ में धनात्मक आवेश रखा हुआ है, माना एक धनात्मक अल्पांश पृष्ठ में धनात्मक आवेश रखा हुआ है तथा हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तथा हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। तथा हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। अतः बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान धनात्मक होगा। अतः बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान धनात्मक होगा, फ्लक्स का मान धनात्मक होगा, अर्थात डायवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू पॉजिटिव होगा। डायवर्जेंस ऑफ ए ऐसे लिखते हैं ना, जो ब्रैकेट में लिख रहा है, डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू पॉजिटिव होगा। और प्लस क्यू वाले चित्र को बनाएं कि प्लस क्यू चार्ज है, बंद पृष्ठ में रखा हुआ, उससे बाहर की ओर विद्युत बल रेखाएं दिखा देना और उसके नीचे लिख देना डायवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू पॉजिटिव, लिख दो। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना। सेकंड पॉइंट में यदि बंद पृष्ठ के अंदर ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है तो यदि बंद पृष्ठ के अंदर ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। अंदर की ओर जाती हैं, अतः डायवर्जेंस ऑफ ए का मान ऋणात्मक होगा। डायवर्जेंस ए वेक्टर का मान ऋणात्मक होगा।
शॉर्ट में लिख देना डाइव ए वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का मान ऋणात्मक होगा। और सेकंड वाले चित्र को बनाएं। सेकंड चित्र को बनाएं, उसमें माइनस क्यू चार्ज वाले को। और इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखना, यदि किसी थर्ड पॉइंट में लिखना यदि किसी बंद आयतन में एक चुंबक उपस्थित है तो यदि किसी बंद आयतन में एक चुंबक उपस्थित है तो हम जानते हैं कि यदि एक बंद आयतन में चुंबक उपस्थित है तो हम जानते हैं कि चुंबक बंद लूप बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चूंकि तथा हम जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। अतः जितनी बल रेखाएं जितनी बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकलेंगी उतनी ही उसमें प्रवेश करेंगी। जितनी बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकलेंगी उतनी ही प्रवेश करेंगी। अतः नेट फ्लक्स का मान शून्य होगा। इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू शून्य होगा। और इस वाले चित्र को बनाया थर्ड में, फर्स्ट में इसको बनाया था, सेकंड में इसको, और थर्ड में इस वाले चित्र को बनाया। और साइड में लिख देना डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, 0। इसको लिख दें डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो देखिए हमने आज क्या पढ़ा था, तो डाइवर्जेंस है उसके हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ा था और उसका यूज करते हुए हमने कार्तीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू डेल डॉट ए इसको लेकर आए थे। डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू डेल डॉट ए लेकर आए थे। और डाइवर्जेंस का हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल मीनिंग, भौतिक अर्थ क्या पढ़ा था। भौतिक अर्थ ये था कि वो क्या बताता है, फ्लक्स को अगर इससे निकल रहा है तो पॉजिटिव, अंदर कर रहा है तो नेगेटिव, क्योंकि एंटर कर रहा है और इसमें जितना ही एंटर किया उतना ही बाहर निकल गया, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। फ्लक्स 0 होने की वजह से डाइवर्जेंस ऑफ ए का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसका फिजिकल मीनिंग था। वहां पर हमने ग्रेडियंट फाई के बारे में पढ़ा था, तो ग्रेडियंट फाई कितने के बराबर आया था, डेल फाई के बराबर। उसका फिजिकल मीनिंग क्या था कि वो किसी भी पृष्ठ पर लंबवत दिशा को व्यक्त करता है, किसी भी पृष्ठ पर लंबवत डायरेक्शन को शो करता है। कि हम कहें कि मैक्सिमम चेंज की जो डायरेक्शन होगी उसको शो करता है कौन, ग्रेडियंट। तो वो उसका क्या रहा, फिजिकल मीनिंग रहा। कोई ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग पूछे तो फिजिकल मीनिंग क्या है कि किसी भी पृष्ठ पर लंबवत दिशा को व्यक्त करता है जो कि मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन है। मतलब एक पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ ये है, इस पृष्ठ से आप इधर गए, यहाँ से ये इधर गए, तो वो कौन सी दिशा होगी जहां पर चेंजेस हमें देखने को मिलेगा वो मैक्सिमम होगा, तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी, लंबवत। अब उस दिशा को हमें फाइंड आउट करना है या उसका मान प्राप्त करना है, तो वो हम किसके जरिए करेंगे, ग्रेडियंट निकाल कर, ग्रेडियंट के जरिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।